हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर शिखा दीक्षित, प्रवक्ता अर्थशास्त्र। बच्चों, आज हम कक्षा 12 के समष्टि अर्थशास्त्र का 6th यूनिट मुद्रा एवं बैंकिंग का भाग 1 पढ़ेंगे, मुद्रा। बच्चों, आज के हमारे प्रमुख अध्ययन बिंदु हैं विनिमय, वस्तु विनिमय प्रणाली एवं इसकी कमियां, मुद्रा का अर्थ एवं परिभाषा। मुद्रा की परिभाषा के अंतर्गत बच्चों हम लोग मुद्रा की वैधानिक परिभाषा पढ़ेंगे, संकुचित अथवा संकीर्ण अर्थ वाली परिभाषाएं पढ़ेंगे, व्यापक अथवा विस्तृत अर्थ वाली परिभाषाएं पढ़ेंगे और साथ ही मुद्रा की संतुलित परिभाषाएं भी पढ़ेंगे। बच्चों, हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज में हम सभी को अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विनिमय की आवश्यकता पड़ती है। विनिमय अर्थात आदान प्रदान, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपनी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं से नहीं कर सकता। हम सभी की बहुत सारी आवश्यकताएं होती हैं, खाना खाने से संबंधित आवश्यकताएं, आरामदायक वस्तुओं से संबंधित, पढ़ाई से संबंधित, कपड़े, गाड़ी, बहुत सारी चीज़ें आवश्यकताएं होती हैं। तो ज़रा बच्चों सोचिए, क्या हम स्वयं अपनी आवश्यकताएं पूरी कर सकते हैं? नहीं, हम स्वयं अपनी सारी आवश्यकताएं पूरी नहीं कर सकते। हमें अपनी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए बहुत सारी वस्तुएं दूसरों से भी लेनी पड़ती है। मान लीजिए आपको खाना खाना है, आपके घर में खेती होती है, गेहूँ का उत्पादन होता है, लेकिन सब्जियाँ नहीं होती हैं, दाल नहीं होती है। तो गेहूँ आपके यहाँ है तो आप रोटी तो बना लेंगे, लेकिन सब्जियाँ और दाल कहाँ से आएंगी? आपको किसी और से लेनी पड़ेगी। तो बच्चों, हमें अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है? विनिमय, यानी आदान प्रदान की। हमें अपनी आवश्यकता से संबंधित चीज़ें दूसरों से लेनी पड़ती हैं और जो चीज़ें हम दूसरों को दे सकते हैं, चाहे वस्तुएं हैं या सेवाएं हैं, वो हम दूसरों को देते हैं। तो हमारे समाज में जो हम विनिमय करते हैं, जो लेन देन करते हैं, उसका माध्यम क्या है? हम लेन देन कैसे करते हैं? हम लेन देन करते हैं मुद्रा के माध्यम से। हम जो भी आदान प्रदान करते हैं या जो भी हम अपनी आवश्यकताएं पूरी करते हैं, किसके माध्यम से करते हैं? मुद्रा के माध्यम से। तो बच्चों, सबसे पहले हम समझेंगे कि ये विनिमय क्या है और विनिमय कितने प्रकार का होता है। तो बच्चों, अब हम यहाँ पर समझेंगे विनिमय। विनिमय क्या है? दो पक्षों के मध्य होने वाला हस्तांतरण, यानी आदान प्रदान। अगर हम इसे आसान भाषा में बोले तो यह हस्तांतरण या आदान प्रदान विनिमय कहलाता है। लेकिन विनिमय के लिए आवश्यक है कि जो हम हस्तांतरण करते हैं अथवा आदान प्रदान करते हैं वह स्वैच्छिक होना चाहिए और वैधानिक भी होना चाहिए। ऐच्छिक और वैधानिक, ऐसा कोई भी विनिमय जो किसी दबाव में किया जाए, किसी ज़बरदस्ती में किया जाए या गैर कानूनी तरीके से किया जाए, वह विनिमय के अंतर्गत नहीं आता है। कोई भी चोरी या स्मगलिंग का जो आदान प्रदान है उसे हम अर्थशास्त्र में अध्ययन नहीं करेंगे, या ज़बरदस्ती किसी से कोई वस्तु ले लेना, उसे हम अर्थशास्त्र में विनिमय के अंतर्गत अध्ययन नहीं करेंगे। तो बच्चों, समझ में आया विनिमय क्या है? दो पक्षों के मध्य होने वाले ऐच्छिक एवं वैधानिक हस्तांतरण को विनिमय कहते हैं। तो विनिमय कितने प्रकार का होता है? यहाँ पे हम ये भी देखेंगे, विनिमय 2 प्रकार का होता है, वस्तु विनिमय और मुद्रा विनिमय। वस्तु विनिमय को हम प्रत्यक्ष विनिमय भी कहते हैं और मुद्रा विनिमय को अप्रत्यक्ष विनिमय भी कहते हैं। बच्चों, यहाँ पे मैंने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विनिमय का इसलिए प्रयोग किया है, कभी कभी बोर्ड परीक्षा में इस तरह से भी प्रश्न पूछ दिया जाता है कि प्रत्यक्ष विनिमय या अप्रत्यक्ष विनिमय बताइए, तो बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते। तो प्रत्यक्ष विनिमय क्या है? वस्तु विनिमय, और मुद्रा विनिमय को हम अप्रत्यक्ष विनिमय कहते हैं। तो बच्चों, अब क्रमशः समझेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि वस्तु विनिमय क्या है, फिर हम मुद्रा पर आएंगे। बच्चों, अभी हम लोगों ने विनिमय के 2 प्रकार समझे, वस्तु विनिमय और
मुद्रा विनिमय। इन्हें हम सबसे पहले एक चित्र के माध्यम से समझते हैं। वस्तु विनिमय में लोग क्या करते हैं, वस्तुओं से वस्तुओं का आदान प्रदान, एक वस्तु देते हैं बदले में दूसरी वस्तु लेते हैं। और मुद्रा विनिमय में क्या करते हैं, वस्तु लेते हैं और बदले में मुद्रा देते हैं, जिसे कि यहाँ पर कुछ चित्र के माध्यम से दिखाया गया है। इस चित्र में बच्चों हम लोग देख रहे हैं दो व्यक्ति हैं। इस व्यक्ति के पास एक मुर्गा है और इसके पास सेब दिखाई दे रहे हैं। तो ये आदान प्रदान कर लेंगे, ये व्यक्ति इसे मुर्गा दे देगा और ये इसे सेब दे देगा। यहाँ पर किताबें हैं और साइकिल है, तो यह व्यक्ति दूसरे को किताबें दे रहा है और यह व्यक्ति इसे साइकिल दे रहा है। बच्चों इसी प्रकार हम इस चित्र में भी देख रहे हैं कि वस्तुओं का आदान प्रदान हो रहा है। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं ये जूते हैं, ये स्कूल का बैग है और इनका आदान प्रदान हो रहा है। तो वस्तु विनिमय में वस्तुओं से वस्तुओं का आदान प्रदान होता है, जबकि मौद्रिक विनिमय में वस्तु के बदले में हम मुद्रा देते हैं। यहाँ पर यह व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से वस्तु ले रहा है और बदले में मुद्रा दे रहा है। तो बच्चों यहाँ पे चित्र के माध्यम से आपको समझ में आया होगा कि विनिमय क्या है। सबसे पहले आपने विनिमय समझा होगा कि आदान प्रदान, किसी से एक वस्तु लेना और बदले में दूसरी वस्तु देना। और यह विनिमय दो प्रकार से होता है, या तो हम वस्तुओं के बदले वस्तु देते हैं या वस्तु के बदले में हम मुद्रा देते हैं। बच्चों अब हम समझेंगे वस्तु विनिमय क्या है। वस्तु विनिमय, हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान करते हैं, तो यह वस्तु विनिमय कहलाएगा। यहाँ पर हम आदान और प्रदान, लेना और देना, दोनों में ही हम वस्तुओं और सेवाओं का ही प्रयोग कर रहे हैं। हम यहाँ पर मुद्रा का कहीं भी प्रयोग नहीं कर रहे हैं। बच्चों जब हमारी अर्थव्यवस्था इतनी विकसित नहीं थी आज की तरह, हम प्राचीन समय की बात करें, जब व्यक्ति इतना विकसित नहीं था, व्यक्ति की आवश्यकताएं इतनी ज़्यादा नहीं थी, उस समय अर्थव्यवस्था में वस्तु विनिमय का चलन बहुत अधिक था। प्रत्येक व्यक्ति कोई ना कोई कार्य तो करता ही है, या तो वह खेती कर रहा है, सब्जियों का उत्पादन कर रहा है, या बर्तन बना रहा है, कपड़ा बना रहा है। कोई ना कोई कार्य प्रत्येक व्यक्ति करता है या कोई ना कोई सेवा देता है, कोई चिकित्सक हो सकता है। तो इस तरह प्रत्येक व्यक्ति अपनी जीविकार्जन के लिए कोई ना कोई कार्य करता है, तो वह दूसरे व्यक्ति से विनिमय कर लेता है। वह जो भी वस्तु उसकी आवश्यकता से अधिक बच रही है वह दूसरे लोगों को दे देता है और उन लोगों से अपनी आवश्यकता की वस्तु ले लेता है। तो बच्चों ये वस्तु विनिमय व्यवस्था प्राचीन काल में हमें देखने को मिलती थी, जो कि आज नहीं है। लेकिन अगर ग्रामीण परिवेश में देखा जाए तो आंशिक रूप में अभी भी हमें वस्तु विनिमय देखने को मिलता है। अगर बच्चों आपको कभी भी ऐसा देखने को मिले तो ज़रूर देखिएगा। प्रायः होगा कि लोगों के यहाँ बहुत सारा गेहूँ रखा है, उन्हें कोई दूसरा सामान लेना है, कपड़े वाले के यहाँ कपड़े लेने गए, वो गांव का ही कपड़े वाला है तो उसके यहाँ गेहूँ की बोरियां रखवा दी, बदले में कपड़े ले लिए। प्रायः हमें गांव में देखने को मिलता है। इस तरह की चीज़ें हमें आज भी देखने को मिलती है। आप अपने आसपास देखिए तो आपको ऐसा देखने को मिलेगा। वस्तु विनिमय प्रणाली कुछ दशाओं में लागू होती है। हर स्थिति में वस्तु विनिमय प्रणाली लागू नहीं हो सकती। यही कारण है कि आज हमें वस्तु विनिमय प्रणाली देखने को नहीं मिलती है। वस्तु विनिमय प्रणाली के लिए सबसे पहले तो दो पक्षों का होना। दो पक्ष अर्थात ऐसे दो पक्ष जिन्हें एक दूसरे की वस्तुओं की आवश्यकता हो, ऐसे दो पक्षों का होना आवश्यक हो जाता है। मान लीजिए मुझे सब्जी की आवश्यकता है और मेरे पास गेहूँ है, लेकिन मुझे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिल रहा, कोई भी ऐसा सब्जी वाला नहीं मिल रहा जो मुझसे गेहूँ लेने को तैयार हो, तो वस्तु विनिमय संभव हो नहीं पाएगा। तो वस्तु विनिमय में सबसे पहले दो पक्षों का होना आवश्यक है, ऐसे दो पक्ष जिन्हें एक दूसरे की वस्तुओं की आवश्यकता हो। आवश्यकताओं का दोहरा सहयोग, मैंने अभी आपको यही बताया कि आवश्यकताओं का दोहरा संयोग होना चाहिए। दूसरे व्यक्ति को आपकी वस्तु की आवश्यकता होनी चाहिए और आपको दूसरे व्यक्ति की वस्तु की आवश्यकता होनी चाहिए, तभी वस्तु विनिमय संभव है। बच्चों अगला बिंदु है मुद्रा का अभाव। वस्तु विनिमय व्यवस्था में मुद्रा का अभाव पाया जाता है। मुद्रा ना होने के कारण वस्तु विनिमय चलन में होता है।
अगला पॉइंट है सीमित आवश्यकताएं। वस्तु विनिमय तभी संभव है जब लोगों की आवश्यकताएं सीमित होंगी, क्योंकि वस्तु विनिमय के माध्यम से बहुत अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं की जा सकती है। आवश्यकताओं की पूर्ति तो की जा सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा आवश्यकताएं पूरी नहीं की जा सकती है। इसके बाद अगला बिंदु है सीमित क्षेत्र। वस्तु विनिमय एक सीमित क्षेत्र में पाया जाता है। जैसे व्यक्ति एक गांव में रह रहे हैं, वहाँ के लोग आपस में वस्तु विनिमय कर लेते। वस्तु विनिमय एक विस्तृत क्षेत्र में नहीं पाया जा सकता है, क्योंकि लोगों को प्रत्येक जगह की आवश्यकता, प्रत्येक जगह के लोगों की जानकारी नहीं हो सकती है, और ऐसा संभव नहीं हो सकता है कि वस्तु विनिमय किसी दूर के क्षेत्र में किया जा सके। इसलिए वस्तु विनिमय सीमित क्षेत्र में ही पाया जाता है। यातायात के साधनों का अभाव। वस्तु विनिमय उन स्थानों पर अधिक पाया जाता है जहां पर यातायात के साधनों का अभाव होता है। यही कारण है कि मैंने बताया ग्रामीण परिवेश में आज भी आंशिक रूप से या सूक्ष्म रूप से वस्तु विनिमय देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ भी यातायात के साधनों का थोड़ा बहुत अभाव हमें देखने को मिलता है और आवश्यकताएं भी लोगों की सीमित होती है, जिस कारण हमें वस्तु विनिमय वहाँ पर देखने को मिलता है। तो बच्चों, यहाँ पे समझ में आया वस्तु विनिमय किसे कहते हैं और वस्तु विनिमय किन स्थितियों में लागू होता है। बच्चों, अब हम समझेंगे वस्तु विनिमय प्रणाली की कमियाँ। वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या कमियाँ थी जिस कारण वस्तु विनिमय हमें देखने को नहीं मिलता है और वस्तु विनिमय की जगह मुद्रा विनिमय का प्रयोग होने लगा है। तो बच्चों, वस्तु विनिमय प्रणाली की सबसे पहली कमी है आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का अभाव। जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया था, वस्तु विनिमय के लिए आवश्यक है दो पक्ष ऐसे होने चाहिए जिन्हें एक दूसरे की वस्तु की आवश्यकता हो। लेकिन अगर हम वास्तविक रूप में देखें तो ऐसा बहुत मुश्किल हो जाता है कि दो व्यक्ति आपस में ऐसे मिले जिन्हें एक दूसरे की वस्तु की आवश्यकता हो। तो वस्तु विनिमय प्रणाली अगर इस तरीके से देखें तो एक बहुत मुश्किल प्रणाली हो जाती है। दो ऐसे व्यक्ति मिलें जो एक दूसरे की वस्तु लेने को तैयार हो जाएं। अगला बिंदु है वस्तुओं के विभाजन की समस्या। बहुत सारी वस्तुएं ऐसी होती हैं जिन्हें हम विभाजित नहीं कर सकते, जैसे कि पशु पक्षी, इन्हें विभाजित नहीं किया जा सकता। किसी को अपनी गाय देनी है और उसके बदले में कोई दूसरी वस्तु लेनी है, गाय के बदले गेहूँ लेना है, लेकिन गाय महंगी होती है, गाय का मूल्य ज़्यादा होता है। गेहूँ का अगर उतना मूल्य का अनुमान नहीं लग रहा है तो क्या गाय विभाजित की जा सकती है? नहीं। कपड़ों में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलती हैं। जूते इस तरीके से होते हैं जैसे अगर कोई एक जूता लेता है तो वो उसके किसी भी काम का नहीं होता है। तो बहुत सारी वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनके विभाजन की समस्या भी उत्पन्न हो जाती है। बच्चों, अगला बिंदु है मूल्य निर्धारण करने में कठिनाई। अब किस व्यक्ति की वस्तु का मूल्य अधिक है और किस व्यक्ति की वस्तु का मूल्य कम है, इसका आकलन करने में भी बहुत कठिनाई होती है और वस्तु विनिमय की एक यह महत्वपूर्ण समस्या है या महत्वपूर्ण कमी है। इसके बाद अगला बिंदु है मूल्य के संचय की कठिनाई। अब वस्तु विनिमय में कहीं भी मुद्रा का प्रयोग नहीं हो रहा है, यहाँ हम देख रहे हैं, तो वस्तु के बदले हम वस्तुएं ही ले रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने भविष्य के लिए कुछ ना कुछ संचय करके रखना चाहता है। वस्तु विनिमय में ऐसा संभव नहीं है कि वह भविष्य के लिए मूल्य संचय करके रख सके, जैसे अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, शादी के लिए, अपनी वृद्धावस्था के लिए, क्योंकि वस्तुओं को संचय करके रखना संभव नहीं होता है। सिर्फ कुछ ही वस्तुएं ऐसी होती हैं जिन्हें हम संचय कर सकते हैं, जैसे कि बहुमूल्य धातुएँ। उसके अलावा खाद्य पदार्थ हो गए या और भी कोई वस्तुएं हैं, वह संचय करके नहीं रखी जा सकती हैं। तो वस्तु विनिमय में मूल्य संचय की कठिनाई होती है। इसके बाद बच्चों, अगला बिंदु है सेवाओं के विनिमय में कठिनाई। मनुष्य को अपनी आवश्यकता के लिए सिर्फ वस्तुओं की आवश्यकता नहीं होती, सेवाओं की भी आवश्यकता होती है। तो वस्तु विनिमय में सेवाओं का विनिमय करने में कठिनाई होती है। इसके बाद बच्चों, अगला बिंदु है अचल संपत्ति के हस्तांतरण में कठिनाई।
अचल संपत्ति जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ना जा सके। तो अचल संपत्ति में क्या आता है, घर आता है, ज़मीन आती है, ये सब चीज़ें क्या होती है, अचल संपत्ति। कई बार होता है कि हमें अपना जगह छोड़ के दूसरी जगह जाना है, किसी दूसरी जगह घर बनवाना है, तो वस्तु विनिमय प्रणाली में अचल संपत्ति के हस्तांतरण में बहुत कठिनाई होती है कि आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिले कि वो आपका घर या ज़मीन ले और जहाँ आप दूसरी जगह रहना चाहते हैं वहाँ आपको वह व्यक्ति घर और ज़मीन दे। तो ऐसा मुश्किल क्या असंभव ही हो जाता है। तो वस्तु विनिमय में अचल संपत्ति के हस्तांतरण में भी कठिनाई आती है। तो बच्चों, अभी हमने वस्तु विनिमय और वस्तु विनिमय की समस्याओं को समझा। वस्तु विनिमय की इन समस्याओं के कारण ही मुद्रा का उदय हुआ, क्योंकि हमने देखा कि मूल्य मापन की कठिनाई है, ऐसे दो लोगों को ढूंढने की भी समस्या है जो एक दूसरे की वस्तु ले सके। इन समस्याओं ने ही मुद्रा को जन्म दिया। तो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे मुद्रा की परिभाषाएं। तो बच्चों, जैसा कि अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि वस्तु विनिमय में इतनी सारी कठिनाइयाँ थी और वस्तु विनिमय की कठिनाइयों को मुद्रा ने दूर किया और मुद्रा का जन्म ही वस्तु विनिमय की कठिनाइयों को देखते हुए हुआ। तो मुद्रा का प्रयोग बच्चों आज कल हम सभी लोग करते हैं, आप भी मुद्रा का प्रयोग करते हैं, सभी लोग मुद्रा का प्रयोग करते हैं। तो मुद्रा क्या है? मुद्रा क्या है? क्रय विक्रय का माध्यम। आप बाजार जाते हैं और पैसे देकर जल्दी से कोई भी सामान अपनी आवश्यकता का खरीद लाते हैं। तो मुद्रा क्या है? क्रय विक्रय का माध्यम और जिसमें सरकारी मान्यता हो। मुद्रा के जब हम विकास की बात करते हैं तो प्रारंभिक समय में आज की तरह पत्र मुद्रा चलन में नहीं थी। प्रारंभ में जब व्यक्ति पत्थरों से शिकार करता था तो उस समय छोटे छोटे पत्थर के टुकड़ों को उसने मुद्रा बनाया, फिर सीप को बनाया, कौड़ियों को बनाया। उसके बाद विकास होते होते तांबे के सिक्के, पीतल के सिक्के, सोने और चांदी के सिक्के मुद्रा के रूप में चलन में आए और आज के समय में हम पत्र मुद्रा का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों, पत्र मुद्रा से हम लोग क्या करते हैं? क्रय विक्रय, सामान को खरीदते हैं। लेकिन इस पत्र मुद्रा को हम मुद्रा मानने के लिए क्यों तैयार होते हैं? क्योंकि इसमें सरकारी मान्यता होती है। बच्चों, कुछ समय पहले नोटबंदी हुई थी, सभी को पता है। उस समय सरकार ने कहा कि पुराने नोट नहीं चलेंगे और जिस डेट से सरकार ने नोट बंद किए, पुराने सारे नोट बेकार हो गए। कोई भी दुकानदार लेने को तैयार नहीं था, उन नोट के बदले कोई वस्तु देने को तैयार नहीं था। क्यों? क्योंकि उसकी सरकारी मान्यता समाप्त हो गई थी। तो बच्चों, मुद्रा ऐसी ही कोई वस्तु नहीं हो सकती है, उसमें सरकारी मान्यता होना आवश्यक है। तो बच्चों, समझ में आया मुद्रा क्या है? मुद्रा वह है जो क्रय विक्रय का कार्य करे, या हम ऐसा कह सकते हैं जो विनिमय का कार्य करे और जिसमें सरकारी मान्यता हो। विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने मुद्रा की विभिन्न परिभाषाएं दी हैं। इस आधार पर प्रमुख रूप से परिभाषाओं को निम्न भागों में बांटा गया है। नंबर 1, मुद्रा की वैधानिक परिभाषा, इसके बाद संकुचित अथवा संकीर्ण परिभाषा, इसके बाद व्यापक अथवा विस्तृत परिभाषा और अंत में मुद्रा की संतुलित परिभाषा। इन्हें अब हम क्रमशः पढ़ेंगे। जो कुछ अर्थशास्त्रियों का कहना है कि मुद्रा वह है जिसमें सरकारी मान्यता है, जिसे वैधानिक मान्यता हो, जिसे सरकार ने मुद्रा घोषित कर दिया हो और लोग उसे स्वीकार करने के लिए बाध्य हैं। जैसे वर्तमान जो हमारी पत्र मुद्रा है वो कैसी होती है? वैधानिक होती है। कोई भी व्यक्ति इसे लेने से मना नहीं कर सकता। आप किसी सामान के लिए उसे पैसे दोगे तो वह व्यक्ति स्वीकार कर लेगा क्योंकि उसमें सरकारी मान्यता है। तो इस विचारधारा के प्रमुख समर्थक जर्मन के प्रोफेसर नैप तथा ब्रिटिश के अर्थशास्त्री हार्ट्रे हैं। प्रोफेसर नैप के अनुसार कोई भी वस्तु जो राज्य द्वारा मुद्रा घोषित कर दी जाती है वह मुद्रा कहलाती है। तो बच्चों, समझ में आया? जो सरकार द्वारा मुद्रा घोषित की जाए और जिसे स्वीकार करने के लिए लोग बाध्य हों वह मुद्रा कहलाती है। मुद्रा की संकुचित अथवा संकीर्ण परिभाषा। संकुचित अथवा संकीर्ण परिभाषा में अर्थशास्त्रियों ने सोने एवं चांदी की मुद्राओं को ही स्वीकार किया है और यह परिभाषा बहुत ही संकीर्ण कही गई है, इसीलिए क्योंकि इसमें कहीं भी उन्होंने पत्र मुद्रा को मुद्रा नहीं माना है।
इसमें प्रमुख रूप से प्रोफेसर प्राइस की परिभाषा आती है। उनके अनुसार सिक्के केवल धात्विक सिक्के ही मुद्रा हैं। तो यहाँ पर उन्होंने पत्र मुद्रा को मुद्रा नहीं माना है, सोने चांदी एवं धातु के सिक्कों को ही मुद्रा माना है। इसी कारण इन परिभाषाओं को संकीर्ण परिभाषा कहते हैं। व्यापक अथवा विस्तृत मुद्रा की परिभाषा। कुछ अर्थशास्त्रियों ने विस्तृत दृष्टिकोण से अर्थशास्त्र की परिभाषा दी है। उनके अनुसार मुद्रा में धातु के सिक्के, पत्र मुद्रा, चेक, हुंडियाँ, बिल आदि जो भी वस्तुएं विनिमय का कार्य करती हैं, अर्थात जो भी चीज़ें विनिमय, आदान प्रदान या लेन देन का कार्य करती हैं, वह सभी इसमें शामिल हैं, वे सभी मुद्रा के अंतर्गत आती हैं। लेकिन इन परिभाषाओं को भी सही नहीं कहा जा सकता, क्योंकि चेक, बिल, हुंडिया आदि प्रत्येक व्यक्ति लेने को स्वीकार नहीं होता। बिल, हुंडिया ये व्यापारिक क्षेत्र में प्रयोग की जाती हैं। चेक का प्रयोग हम सभी लोग करते हैं, चेक के बारे में जानते हैं। लेकिन आप कोई सामान लेने जाते हैं और दुकानदार को चेक देते हैं, तो दुकानदार संभव है कि आपसे चेक लेने से मना कर दे, आप उसे बाध्य नहीं कर सकते। तो इन परिभाषाओं में भी ये कमी है कि जो चेक, पत्र मुद्रा, हुंडिया आदि हैं, इन्हें हम पूरी तरह से मुद्रा नहीं मान सकते हैं। तो प्रोफेसर वॉकर ने कहा है कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, अर्थात मुद्रा में वह सभी चीज़ें आ जाएंगी जो विनिमय का कार्य करे, चाहे वह आपकी साख मुद्रा का मतलब हुआ चेक, बिल, ड्राफ्ट, हुंडी, ये जो भी मुद्रा का कार्य करती हैं, यह सब साख मुद्रा में आ जाती हैं। तो उन्होंने यहाँ पे सिक्कों को, पत्र मुद्रा को तथा साख मुद्रा तीनों को ही सम्मिलित किया है। और बच्चों, अंत में आती है उचित अथवा आधुनिक विचारधारा की परिभाषा। इस वर्ग में आने वाली परिभाषा में प्रोफेसर मार्शल, एली और प्रोफेसर रॉबर्टसन की परिभाषाएं प्रमुख रूप से आती हैं, जिसमें से प्रोफेसर मार्शल की परिभाषा अत्यंत प्रसिद्ध है। उन्होंने कहा, मुद्रा में उन सभी वस्तुओं का समावेश होता है, अर्थात जो किसी भी समय या स्थान के बिना किसी संदेह के और बिना किसी जांच पड़ताल के वस्तुओं एवं सेवाओं को खरीदने और भुगतान करने के साधन के रूप में स्वीकृत की जाती है। यानी जिसे स्वीकार करने में किसी को संदेह ना हो, प्रत्येक स्थान पर स्वीकार की जाए, बिना किसी जांच पड़ताल के आसानी से स्वीकार की जा सके, वह मुद्रा है। तो बच्चों, हमने यहाँ पर मुद्रा की सभी महत्वपूर्ण परिभाषाओं को समझा है। बच्चों, मुद्रा की परिभाषा समझने के बाद अब हम भारतीय मुद्रा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझ लेते हैं। भारतीय मुद्रा प्रणाली के संबंध में देखा जाए तो भारतीय मुद्रा भारत की प्रधान मुद्रा है। जो रुपए है यहाँ पर, वह भारत की प्रधान मुद्रा है। यह अपरिवर्तनीय मुद्रा है एवं हिसाब की इकाई है। भारतीय मुद्रा अपरिवर्तनीय है, अर्थात हमें रिजर्व बैंक मुद्रा के बदले कोई भी बहुमूल्य धातु देने का वादा नहीं करता। यह हिसाब की इकाई है, इससे हम सभी लेन देन करते हैं। रुपए का वास्तविक मूल्य अंकित मूल्य के बराबर नहीं होता है और यह असीमित विधिग्राह्य है। असीमित विधिग्राह्य का मतलब है कानूनी रूप से कितनी भी मात्रा में मुद्रा स्वीकार है। आप किसी को कितना भी भुगतान कीजिए, 1 लाख, 2 लाख, करोड़, 2 करोड़, कितना भी भुगतान कीजिए, दूसरा व्यक्ति भुगतान लेने के लिए तैयार है, यानी असीमित विधिग्राह्य है। दूसरा बिंदु इसका, भारतीय पत्र मुद्रा प्रणाली न्यूनतम कोष प्रणाली पर आधारित है। बच्चों, महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बोर्ड में प्रायः यह पूछा भी जाता है। न्यूनतम कोष प्रणाली क्या है? रिजर्व बैंक 200 करोड़ का न्यूनतम कोष रखता है। इस कोष पर वह कितनी भी मुद्रा निर्गमित कर सकता है, अर्थात छाप सकता है, परंतु छापने से पहले सरकार की अनुमति लेनी पड़ती है। 200 करोड़ के कोष में 115 करोड़ का स्वर्ण होता है तथा 85 करोड़ की विदेशी प्रतिभूतियाँ होती हैं। इसके बाद भारतीय मुद्रा की अगली विशेषता है, 1 रुपये का नोट भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है, जिस पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। बच्चों, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, बोर्ड में प्रायः पूछा जाता है
और 1 रुपए के अलावा जो भी नोट होते हैं आपके 2 रुपए से लेके 2000 तक जो भी नोट हैं वह सभी रिज़र्व बैंक छापता है। तो बच्चों ध्यान रखना है, 1 रुपए का नोट कौन छापता है? भारत सरकार। और 1 रुपए के बाद 2 से 2000 तक के जो भी नोट हैं वो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया छापती है। इसी कारण 1 रुपए के नोट पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। तो बच्चों ये शॉर्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इन्हें आप ध्यान से लिखिएगा। बच्चों अब हम आज के टॉपिक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझेंगे। पहला प्रश्न है वस्तु विनिमय प्रणाली समझाते हुए इसकी कमियां समझाइए। इसमें आप सबसे पहले वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है इसकी परिभाषा लिखेंगे, इसके बाद इसकी क्या क्या कमियां हैं आप उन्हें लिखेंगे। अगला प्रश्न है मुद्रा ने किस प्रकार वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों को दूर किया, समझाइए। तो यहाँ पर बच्चों अब यहाँ पर आप देखिए क्वेश्चन आपको कैसे तैयार करना है। जो वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयाँ हैं वो किससे समाप्त हुई? मुद्रा के प्रयोग से समाप्त हुई। तो आप उन बिंदुओं को बताएंगे कि जो भी इसकी कमियां थी ये सभी कमियां समाप्त हुई हैं किसके प्रयोग से? मुद्रा के प्रयोग से। जैसे 2 ऐसे पक्षों को ढूंढना जिन्हें एक दूसरे की वस्तु की आवश्यकता हो, मूल्य का अनुमान लगाना, या वस्तु के विभाजन की समस्या हो, या मूल्य के हस्तांतरण की समस्या हो, जो भी समस्याएं थी ये सभी समस्या किससे दूर हुई? मुद्रा से दूर हुई। तो आप इसकी समस्या वाले बिंदुओं को लिखेंगे और लिखेंगे कि ये सभी समस्याएं मुद्रा के प्रयोग से दूर हो गई। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है विनिमय किसे कहते हैं, समझाइए। बच्चों ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आप तैयार करेंगे और ये 2 क्वेश्चन हैं, इन दोनों क्वेश्चंस को आप लॉन्ग में तैयार करेंगे। तो विनिमय किसे कहते हैं? आदान प्रदान विनिमय कहलाता है। तो यहाँ पर आप इसे शॉर्ट क्वेश्चन के लिए तैयार करेंगे। मुद्रा की वैधानिक परिभाषा लिखिए, इसमें आप मुद्रा की वैधानिक परिभाषा लिखेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है मुद्रा की संतुलित परिभाषा लिखिए, इसमें आप मुद्रा की संतुलित परिभाषा लिखेंगे और यह क्वेश्चन भी आप शॉर्ट में तैयार करेंगे। तो बच्चों आज का टॉपिक समाप्त होता है और हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ।